क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर शार्फ इजाज़त मांग रहा था। उसने मुस्कुराकर उसे अंदर आने की इजाज़त दी। मेरी बहन की सालगिरह है, उसने तुम्हें इनवाइट किया है, उसने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रूह की बर्थडे है, वो खुशी से उससे कार्ड देते हुए पूछने लगी तो शार्फ ने हाँ में सर हिलाया। अपने मियाँ के साथ आना, उसे भी इनवाइट किया है, शार्फ ने याद करवाना ज़रूरी समझा। जी ठीक है, उन्हें तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। उसे अचानक डर का लहजा याद आया। हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? शार्फ बेतकल्लुफ़ होकर ना सिर्फ अंदर आया, बल्कि मज़े से सोफे पर बैठते हुए पूछने लगा। आप रूह के सगे भाई नहीं हैं? मेरा मतलब है, मैंने दर को बताया कि आप रूह के भाई हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप कोई भाई नहीं हैं उनके। वो कुछ कंफ्यूज से पूछने लगी तो शार्फ भी थोड़ा हैरान हुआ। नहीं, मैं सगा भाई तो नहीं हूँ, लेकिन भाई तो हूँ। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसका भाई नहीं हूँ? वो होता कौन है ऐसा बोलने वाला? शार्फ को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। कैसे वो उसे ऐसे बोल सकता है कि वो रूह का भाई नहीं है? वो उसका भाई है, ठीक है, सगा नहीं है, लेकिन भाई तो है। दर्क होता कौन है इस तरह से कहने वाला? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो वही बता रही हूँ जो दर्क बता रहे थे। वो बुरा मनाते हुए बोली। अरे नहीं यार, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि वो मेरी बहन है। तुम भी तो मेरी बहन हो ना। स्वीट सी क्यूट सी, वो नरमी से उसे बोल रहा था तो फिर वो मुस्कुरा दी। हाँ वो तो मैं हूँ, वो हंसते हुए बोली तो शार्प मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे रूह के बर्थडे की बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं। तुम ज़रूर आना और वक्त पे आ जाना। कोई काम काज भी कर लेना भाई की हेल्प करने के लिए। उन लोगों का बस चले तो सारा काम ही मेरे सर पर डाल दें। बस सारा काम तो मैं करता हूँ, बाकी सब तो बेकार बैठे रहते हैं। वो अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोला तो परी ने उदास सी शक्ल बनाते हुए उसे देखा, जैसे उसका दर्द महसूस किया था। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। बस दर्द जाने की इजाज़त दे दें। अरे वो होता कौन है तुम्हें ना इजाज़त ना देने वाला? थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेना तुम, अगर करना नहीं आता तो मेरी बीवी से सीख लो। हर चीज़ सिखा देगी तुम्हें, इतनी मासूम मत बनो। मासूमियत से कुछ भी हासिल नहीं होता। वो उसे समझा रहा था और वो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे उन्हें मनाना अच्छे से आता है। परी ने उसे यकीन दिलाया तो वो मुस्कुराकर अपना अंगूठा उसे दिखाते हुए वहाँ से निकल गया। अरे ये क्या हुआ, तुम नमाज पढ़ चुकी हो क्या? खुशी घर के अंदर दाखिल होते हुए उससे पूछने लगी। वो नमाज नहीं पढ़ रही थी बल्कि किचन में अपने काम में मसरूफ़ थी। हाँ आज मैंने थोड़ी जल्दी पढ़ ली, वक्त चेंज हो रहा है ना, असर की अजान जल्दी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली। वैसे तुम कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? अभी शार्फ भाई आए थे, रूह की बर्थडे है ना, उसका कार्ड देने के लिए। प्यारी, मुझे कहाँ जाना था, बस घर का कुछ सामान लेने बाजार की तरफ गई हुई थी। और तुमने नमाज भी पढ़ ली? वो मायूसी से सोफे पर बैठी तो परी हैरानगी से उसे देखने लगी। हाँ तो नमाज तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तुम रोज़ पढ़ती हो, मुझे इसमें आज ऐसा क्या था जो तुमने देखना था? वो हैरानगी से उसे पूछने लगी। यार मुझे देखना था तुम कितनी दफ़ा सर ज़मीन पर लगाती हो, वो क्या बोलते हैं सजदा, कितनी दफ़ा सजदा देती हो। प्यारी लगती हो तुम नमाज़ पढ़ते हुए, अजीब से सुकून महसूस होता है मुझे तुम्हें नमाज़ पढ़ते देखकर। वो कुछ शर्मिंदा सी हुई, उसे कुछ कहने लगी तो परी ने अपने चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट को रोक ना सकी। वो अच्छा तो मुझे नमाज़ पढ़ते देखकर तुम्हें सुकून मिलता है? ज़रा सोचो तुम्हें पढ़ते हुए कितना सुकून मिलेगा। वो उसके पास बैठी आहिस्ता से उसका हाथ थामते हुए कहने लगी तो खुशी को जैसे हैरत का झटका लगा। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ नमाज? तुम जानती हो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकती और ना ही मैंने कभी पढ़ी है। और मुझे तो बस तुम्हें नमाज पढ़ते देखकर अच्छा लगता है। मतलब बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम अल्लाह को कितना ज़्यादा मानती हो ना, इनसे इतनी मोहब्बत करती हो, रोज़ उनके लिए नमाज पढ़ती हो और मैं नहीं कर सकती इस तरह। मैंने कभी नमाज पढ़ी भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं कि तुम क्या पढ़ती हो। मैं सीख मैं सिखा दूँगी तुम्हें, मैं जो पढ़ती हूँ तुम भी पढ़ लेना। वो उसका हाथ थामते हुए उसे बोली तो खुशी के चेहरे पर रौनक सी आ गई। उससे कुछ होगा तो नहीं, मेरा मतलब है लोग क्या कहेंगे, मैं मतलब सब क्या कहेंगे कि कितना अजीब लगेगा ना, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। सुबह ज़रूर आएँगे कि तुम्हारे घर में हिंदू लड़की रहती है और वो तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़ती है। खुशी ने हँसते हुए कहा तो परी मुस्कुरा दी। कोई कौन होता है मज़ाक उड़ाने वाला, कोई कौन होता है कुछ कहने वाला। हम नमाज़ अपने रब के लिए पढ़ते हैं, हमें क्या मतलब दुनियादारी से। हमें तो सिर्फ खुद से मतलब होना चाहिए और इस ज़ात से जिसके लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो मत करो, मैं कौन सा तुम पर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही हूँ। अगर तुम्हारा दिल में तुम्हें नहीं है तो तुम मत पढ़ो। वो उस मुस्कुरा कर उसके करीब से उठी, लेकिन जाते जाते अचानक मुड़ी। असर की नमाज़ 3:30-4 बजे के करीब पढ़ती हूँ। अगर तुम्हें सुकून हासिल करना है तो आ जाना, मैं तुम्हारे सामने पढ़ लूँगी। वो मुस्कुराते हुए अपना काम में
मसरूफ़ हो गई और खुशी का दिल अजीब-सा हो रहा था। खुशी के दिल में बार-बार एक ही सोच पैदा हो रही थी, वो इसे देखकर सुकून महसूस करती थी। वही सुकून पढ़ते हुए कैसा महसूस होता था, ये वो जानना चाहती थी। हाँ, ठीक है, तुम नमाज़ पढ़ो, मैं आ जाऊँगी। वो उठ खड़ी हुई। वो कहने को तो उनके घर के मुलाज़िमा और कभी दर्क उसे मुलाज़िम ही बनाकर लाया था, लेकिन मजाल थी जो खुशी ने आज तक उसके घर का कोई भी काम किया, बल्कि वो तो उसकी काफ़ी अच्छी सहेली बन गई थी। उसके घर से बाहर आने के बाद वो मुसलसल एक ही बात सोच रही थी कि क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है, क्या उसके नमाज़ पढ़ने से कुछ बुरा तो नहीं होगा। कहीं राकेश को इस बारे में पता चल गया तो वो तो उसे जान से मार ही देगा। वो बचपन में अपनी माँ के साथ मंदिर जाकर पूजा किया करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब खत्म हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता उसे ज़िंदगी में भगवान की ज़रूरत ही महसूस होना बंद हो गई। उसे कभी भी पूजा पाठ ने अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं किया था। उसे पहली बार सुकून तब मिला था जब सदीक उसके पास नमाज़ पढ़ा करता था, लेकिन वो कभी भी सदीक से सवाल नहीं करती थी। लेकिन परी के साथ उसका रिश्ता अलग था। वो उससे कुछ भी पूछती तो वो उसे बता देती थी, लेकिन आज उसकी बातों से कहीं न कहीं उसके दिल में हलचल सी पैदा हुई थी। वो इस सुकून को महसूस करना चाहती थी जिसके लिए परी 5 वक़्त झुकती है। वो जानना चाहती थी कि सजदे में कौन-सी राहत है। आखिर सजदे में ऐसा क्या है जो मुसलमान को 5 वक़्त सजदा करवाता है। परी ने उससे अंदर तक हलचल पैदा कर दी थी कि जो सुकून मैं महसूस करती हूँ वो तुम भी कर लो। जो सिर्फ़ देखने में इतना पुरसुकून है वो करने में कैसा होगा। वो ये सुकून महसूस करना चाहती थी। वो राकेश के बारे में सोच रही थी, लेकिन राकेश कौन होता है, उसे मना करने वाला या फिर उसे कुछ इस काम से रोकने वाला। ये तो अल्लाह और बंदे की बात थी, किसी और की नहीं। उसे परी की बात याद आई, लेकिन परी ने उसे मजबूर भी तो नहीं किया था। वो तो सिर्फ एक सरसरी सी बात भी तो थी जो ख़त्म हो गई। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी पार्टी पर जाने की। मैं और तुम बहुत जल्द कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं। तुम्हारा बस आखिरी मेडिसिन कोर्स कंप्लीट हो जाए। जी नहीं, मैं जाऊँगी, मतलब जाऊँगी, और आप मुझे रोक नहीं सकते। हद है, जहाँ मेरा जाने को दिल करता है आप मना कर देते हैं। ये क्या बात हुई? अब मैं जाऊँगी, मुझे कार्ड भी आया है और इस पर आपका नाम भी, तो मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं जाऊँगी। खबरदार, जो आपने मुझे रोका। आप रूमी और मेरे बीच दीवार नहीं बन सकते। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अपनी सारी बातें मनवाते हैं और मेरी एक भी बात नहीं सुनते। ये क्या बात हुई भला? वो ज़िद्दी अंदाज में बोली तो दर के एक लम्हे को उसे देख कर रह गया। वो इतनी ज़िद्दी तो कभी भी नहीं थी। किसने कहा है तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? और तुमसे बात क्यों कर रही हो? अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते, और ख़बरदार जो तुमने दोबारा ज़िद की। वो उसकी नाक पकड़ता बेहद प्यार से बोला, गुस्सा करते हुए बार बार अपनी नाक बोलती। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि दर को जहाँ उसका ये अंदाज मज़ा दे रहा था, वहीं आरम और रूह की ज़िंदगी का हिस्सा बना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिसने भी कहा है, सच तो यही है कि जब तक ज़िद की जाए सामने वाला बात नहीं मानता, और अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी बहुत ज़िद कर लेनी चाहिए। मासूमा भी यही करती है शाहरुख भाई के साथ। वो हंसते हुए उसे बताने लगी, मासूमा उम्र में तुमसे बड़ी है, तुम उसे आपी या बाजी कहकर बुलाया करो। और शाहरुख तुम्हारा भाई नहीं है। उस आदमी को हर किसी का भाई बनने का शौक क्यों है? जी नहीं, उन्हें शौक नहीं चढ़ा रहता। वो बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए सबको अपनी बहन बना लेते हैं, और वो उनकी सच में बहन है। आपको गलत फहमी हुई थी, मैंने उनको आपके ख्यालात बताए तो वो गुस्सा होने लगे। कितनी गलत बात है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो सच में रूह के भाई हैं। वो उसे समझाते हुए ये दिखाना भूल गई कि उसकी बात पर एक बार फिर से दर के चेहरे के तासरात चेंज हो गए थे। वो उसकी नहीं, मेरी बहन है, समझी तुम। वो किसी और की बहन नहीं है, और वो आइंदा ये बात तुम याद रखना। उसका सिर्फ एक भाई है जिसका नाम दरकशम कयूम खलील है। वो इतने गुस्से से बोला कि परी हैरत की तस्वीर बनी देखती रह गई। तुम्हें जाना है रूह के बर्थडे पर, चली जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन आइंदा उस कमीने को रूह का भाई मत कहना। और गुस्से से कहता वो कमरे में बंद हो गया। दर के जाते वो मुस्कुरा कर आहिर उसके सामने उसने रूह को अपनी बहन मान ही लिया था। उसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। अनजान नंबर से फ़ोन आता देख उसने पहले तो उठाना ही ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन बार बार फ़ोन करने वाले ने उसे फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? उसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा। हेलो दर्ग भाई, मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, लेकिन मजाल है जो आप फ़ोन उठा लें। हाँ, मैं आपको ये बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि आज रात को मेरी बर्थडे है, तो आप वक्त पर आ जाना। फ़ोन उठाते ही उसके कानों में रूह की आवाज़ गूंजी तो वो सीधा होकर बैठ गया। मुझे नहीं आना, और ना ही मैं ऐसी पार्टी में इंटरेस्टेड हूँ। परी आ जाएगी, वो कहकर फ़ोन रखने लगा था कि रूह की आवाज़ आई। तो परी मेरे लिए थोड़ी आएगी, वो तो अपने रूमी के लिए आएगी। आप मेरे लिए आएंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो याद रखिएगा मैं केक कट नहीं करूँगी। इतने सालों के बाद मुझे मेरा भाई मिला है, मुझे तो उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है। बहुत कुछ है जो आपको बताना है और आपसे भी सुनना है आपकी ज़िंदगी के बारे में। वो बेहद प्यार और आजिज़ी से बोली थी।
मैं नहीं आ सकता, मैं ऐसी पार्टीज़ में नहीं आता और ना ही मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी बताने का किसी को शौक़ है। तुम्हें ये बात पता चलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब पता चल गई है तो इसे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई है या मुझसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक़ है। मुझे रिश्ते बनाने का शौक़ नहीं है, जो रिश्ते मुझसे बने थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द का किरदार ख़त्म हो चुका था, कहानी ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हो गया, मैं नहीं आ सकता। वो बेहद सरमुखी से बोला तो रूह के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया। मैंने कहा ना, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं केक काट नहीं करूँगी, मतलब नहीं काटूँगी। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। तुम्हें लगता है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा? वो उससे सवाल कर रहा था। आपको पड़े या ना पड़े, आपके आने से मुझे फ़र्क पड़ेगा। याद रखिएगा, मेरी बर्थडे बहुत बुरी गुजरेगी, वो भी सिर्फ़ आपकी वजह से। वो फ़ोन बंद करते हुए नम आवाज़ में बोली। उसे पता था कि यकीनन वो रो रही है, लेकिन वो अपने जज्बात को खुद तक महदूद रखने का आदी था। वो कमरे से बाहर निकला तो परी नमाज़ अदा कर रही थी। वो बिना उसे मुखातिब किए घर से बाहर निकल गया। वो वापस आया तो परी सुर्ख रंग की खूबसूरत फ़्रॉक में हल्का सा मेकअप किए तैयार हो रही थी। इस रंग में उसे तो वो क़यामत लग रही थी। वो उसके पास आता हुआ आहिस्ता से उसकी नाज़ुक सी कमर पर हाथ डालता उससे साथ लगा लिया। दर्द में काजल लगा रही हूँ, फैल जाएगा। उसे अपनी गर्दन पर झुकते महसूस करके वो फ़ौरन बोली थी, लेकिन सामने भी दर्द था जो सिर्फ अपनी दिल की सुनता और करता था। तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारा काजल फैल जाएगा तो मैं खुद होश होना चाहिए, यूँ क़यामत बन के शोहर पर बिजलियाँ नहीं गिरानी चाहिए। वो उसका चेहरा थोड़ी से थामता उसके गाल पर शिद्दत से अपने लब रखते हुए बोला तो परी लम्हे में ही सुर्ख हो गई। आप जैसे शोरों का कोई भरोसा भी नहीं है। मासी जैसे खुलिये में भी आओ तो तब भी आप लोगों की नीयत ख़राब ही रहती है, बंदा करे तो क्या करे। वो उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हुए बोली तो दर कहका लगाकर हंस दिया। फिर तो रब की करम नवाजी समझो कि तुम इसी वाले खुलिये में अपने शोहर पर बिजलियाँ गिराती हो। उसकी गर्दन पर अपनी दीवानगी दिखाता खुद में कैद किए जा रहा था। हाँ बिल्कुल, एक प्लास्टिक की गुड़िया, हवा से उड़ जाने वाली लड़की, चू चू करने वाली चूज़ी आप पर बिजलियाँ गिराती है। वो तंजिया अंदाज में बोली। हाँ ऐसा ही है। वो कहाँ पीछे हटने वाला था। वो अपनी बात से मुकरा तो कभी भी नहीं था। परी, कहाँ हो बहना तुम? यार मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो जल्दी, पार्टी शुरू होने वाली है। अचानक शार्फ बिना नॉक किए सीधा उनके कमरे में दाखिल हुआ। उससे कहने लगा तो दर्क ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़रा तमीज़ नहीं आया इस तरह से किसी के भी घर में, कमरे में, बेडरूम में घुसे आ रहे हो तुम? वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हुए बोला। तो शार्फ बेशर्मों की तरह मुस्कराया। नहीं, मैं बहुत बेशर्म हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती अपनी बहन के कमरे या बेडरूम में आते हुए। मैं अपनी बहन मेरा मतलब है मेरी लाडली बहन रूह की बर्थडे पार्टी पर जा रहा हूँ, जिसमें परी भी मेरे साथ आ रही है। चले बहना। वो उसे मज़ीद जलाते हुए बोला। ये बात तो आज वो परी के अंदाज से ही समझ गया था कि रूह को अपनी बहन बनाकर उसने डर के उसके दिल को जला दिया है। ये बंदा तो उसे पहले दिन से ही पसंद नहीं था, तो उसे मज़ीद जलाने का मौका हाथ से जाने कैसे देता। इसीलिए तो मज़ीद मज़े ले कर बोला। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बहन, मेरी बीवी को वक्त पर वापस ले आना। वो गुस्से से बोला। बीवी को ले आने का क्या मतलब है? तुम नहीं चल रही क्या हमारे साथ? वो सीरियस हो गया था। मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों की पार्टीज़ में, वो नज़रअंदाज करते हुए बोला। इंटरेस्ट होना चाहिए दर्क। रूह ने कसम खाई है कि जब तक तुम नहीं आते वो अपना बर्थडे नहीं मनाएगी। यार उसके साथ ऐसा मत करो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। शार्फ को यकदम ही रूह का ख्याल आया तो वो उसे समझाते हुए बोला। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ, और वैसे भी उसके पास भाइयों की कमी नहीं है। वो सर से पैर तक उसकी जानिब इशारा करते हुए बोला। तो शार्फ को पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसकी बचकाना सोच पर वो खुलकर मुस्कुरा भी न सका। वो तुम्हारी ही बहन है दर्ग, मेरा उससे रिश्ता सिर्फ मुंह का है, सिर्फ अल्फाज का है। खून का रिश्ता तो उसका तुम्हारे साथ है। प्लीज़ वहाँ आने से इनकार मत करना, रूह को बहुत बुरा लगेगा। वो ज़्यादा देर उसकी मिन्नतें नहीं कर पाया था, लेकिन उसके दिल में जो बात थी वो कह चुका था। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, रोयाम खुशी से खिल उठा था, लेकिन वो रोयाम को नज़रअंदाज करती उसके करीब से गुजर कर रूह के पास चली गई और साथ ही वहाँ जाती ही मुंह बनाकर बैठ गई। उसके अंदाज पर रूह बेहतियार मुस्कुरा दी। तुम मेरे बेटे से नाराज़ हो क्या? रूह ने अपने बेटे की उतरी शक्ल देखकर पूछा तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। जी हाँ, आपके लाडले ने फ़ोन पर मुझे कहा है कि कोई जानू सही उसकी बचपन की क्रश है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम रहो अपने खड़ूस देव के पास, मुझे सारी ज़िंदगी उस खड़ूस देव के पास ही रहना है, तो उसके साथ अफेयर चलाने की ज़रूरत ही क्या है मुझे? तुम्हारा लो तो जानू सही है ना तुम्हारा लव, तो उसके पास जाकर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो उसकी तरफ देखते हुए फिर उससे मुंह फेर गई। रोयाम की नई नवेली गर्लफ्रेंड उससे मुकम्मल तौर पर नाराज़ हो चुकी थी। उसने एक नज़र अपने बाप की जानिब देखा जो कंधे झुकाकर अनजान बन गया।
मुझे बाबा ने बोला था वो सब कुछ बोलने के लिए, तभी तो मैंने बोला था। वो सब उसके पास आता बेहद मासूमियत से बोला, अब कोई फ़ायदा नहीं रोयाम बेटा, तेरी गर्लफ्रेंड तो तुझसे रूठ चुकी है। किसी मासूम का दिल नहीं तोड़ना चाहिए इस तरह से। बहुत गलत किया तुमने। अब तो ये कभी भी तुमसे बात नहीं करेगी। वो हमेशा के लिए तुमसे रूठ चुकी है। यारम ने बीच में आते हुए उसे उठा लिया, वरना शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता। मैं फेरी को सॉरी बोलूँगा और उसे किसी को भी नहीं दूँगा, फिर वो मान जाएगी। वो फिर मुँह फुलाए हुए बोला, यकीनन उसे परी की नाराज़गी पसंद नहीं आई थी। चल बेटा, ट्राई कर ले, दुनिया ये ना कहे कि ज़ालिम बाप बेटे और बहू के बीच में दीवार बन रहा है। जा मेरी जान, अगर वो मानती है तो मना ले उसे। परी की गोद में रखते हुए शरारत से बोला, वो सब कुछ ना मुझे मेरे बाबा ने कहा था कहने के लिए। अ, वही रोयाम ने कहा था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानू, सही जितना आई लव यू। उसका गाल चूमता बेहद प्यार से बोला वो, इस नर्स को भी तो साथ शामिल कर लो। जितना उस नर्स से प्यार करता हूँ उतना तुमसे करता हूँ, वो जलकर बोली, जिस पर यारम का जोरदार कहका उठा। नहीं, मैं ही इससे प्यार करता हूँ, बस सिर्फ मेरी दोस्त है। उसने फ़ौरन उसकी गलतफहमी को दूर किया था तो परी मुस्कुरा दी। तुम्हारे कितने भाई हैं रूह? वो रोयाम का गाल चूमते हुए वो रूह की तरफ मुतवज्जा हो गई। शायद उसे जानना था कि दर की फैमिली में और कौन कौन है। मेरा बस एक ही भाई है जो तुम्हारा शौहर है, उसने हंसते हुए कहा। मतलब कि शार भाई तुम्हारे भाई नहीं है? वो उसे देखकर पूछने लगी। उसे अब तक ये शक था कि शार और दर्द दोनों सगे भाई हैं। नहीं तो वो मेरे भाई हैं, लेकिन मुंह बोले उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है मेरा, लेकिन जज्बात का रिश्ता। रूह ने मुस्कुराकर शार्फ की जानिब देखा, जो बाहर अपने बेटे और हिजर की शहजादियों को संभालने में मसरूफ था। हाँ, शार्फ भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, लेकिन अब वहाँ नहीं रहेंगे। वहाँ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे दूसरा घर पसंद है जो सोसाइटी में है। वहाँ मुझे अपनापन महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा से वहाँ पर रहती आई हूँ। और अब और कहीं मुझे सुकून नहीं मिलता। हाँ, फ्लैट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी मुझे वहीं पर रहना अच्छा लगता है। दर्द कहते हैं कि जब तक मेरा इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता। वह मायूसी से बोली तो यारम मुस्कुरा दिया। हाँ, इस घर में सुकून है क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त रहता था अपनी बीवी और बेटी के साथ, लेकिन फिर उसका इंतकाल हो गया। यारम के लहजे में उदासी से उभर आई थी, जो रूह ने भी शिद्दत से महसूस की थी। जी, मुझे सोसाइटी वालों ने बताया था कि वहाँ कोई आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन जब उस आदमी का इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई और उसके बाद उनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पता चला। क्या आप जानते हैं उन लोगों के बारे में? मेरा मतलब है सोसाइटी वाले लोग उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बता दें, ताकि मैं उनको बता सकूँ। परी ने उससे पूछा, क्योंकि सोसाइटी के अक्सर लोग उस आदमी और औरत का जिक्र करते थे, और अगर यारम उन लोगों का दोस्त था तो यकीनन उसे पता होगा इस औरत और उसकी उनकी बेटी के बारे में। वो लोग अब उस दुनिया में नहीं रहे। सदीक की बीवी और बेटी को भी मार दिया गया था। वो बेहद कम आवाज़ में बोला, लेकिन रूह सुन चुकी थी। ये नाम सदीक उसके लिए भी अनजान हरगिज़ नहीं था। यारम अक्सर जिक्र करता था सदीक का गहरा ताल्लुक था उन सब से, और सबसे अहम बात मासूमा सदीक की बेटी थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यारम ने झूठ क्यों बोला। सदीक की बेटी मर चुकी है, मासूमा तो जिंदा है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सुनकर के सोसाइटी के अंकल आंटी सब बात करते हैं उनके बारे में। वो बहुत अच्छे इंसान थे और सबकी मदद किया करते थे। वो उदास हो गई। हाँ, तभी तो वो अच्छी यादों में लोगों के साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। खैर चलो अंदर चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है। रू आओ केक कट करते हैं। यारम ने रू से कहा तो वो फ़ौरन ना में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे केक कट नहीं करना। जब तक दरबाई नहीं आ जाते तब तक मैं केक कट नहीं करूँगी। मैंने उनसे फ़ोन पर भी कह दिया है कि मैं अपना ये बर्थडे अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उन्हें आना पड़ेगा। रूह जिद मत करो, बच्चे कब से इंतज़ार कर रहे हैं केक का। वो उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ और खिला देंगे, लेकिन केक तब तक नहीं कटेगा जब तक धरकवई नहीं आएंगे। रूह उसे देखते हुए बोली। यारम उसे कुछ भी कहे बिना बच्चों को अपने साथ अंदर ले आया। अंधेरा होना शुरू हो चुका था और दर का अब तक कोई आने का पता भी नहीं था। वैसे तो वो सिर्फ इनकार कर चुका था कि वो नहीं आएगा, लेकिन रूह फिर भी उम्मीद थी कि शायद वो आ जाए। मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? उसके इतने सारे भाई हैं वहाँ, मुझे उसकी ज़िंदगी में नहीं घुसना। वो खुश है मेरे बगैर, उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई जगह नहीं है मेरे लिए। हिजर भी कहता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। भाई के बारे में जानकर उसे क्या खुशी होगी। ठीक है, उसके दिल में मुझे देखकर वक्ती जज्बात जागे होंगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि अब उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ राकेश, और मुझे पता है रूह को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। वो फ़िलहाल जज्बाती हो रही है, लेकिन बाद में जब लोग उसे सवाल करेंगे कि मैं कौन हूँ सबके सामने, उससे मुझे अपना भाई कहते हुए शर्म आएगी। मैं उसका भाई नहीं हूँ, उसके बाप की ज़िंदगी की किताब का एक काला सफ़ा हूँ जिसे फाड़ कर जला देने में ही उसकी भलाई है।
हाँ, ये हकीकत है कि वो उस दुनिया की पहली इंसान है जो जिससे मैंने मोहब्बत की थी, उसके आने का इंतज़ार किया था। लेकिन ये भी हकीकत है कि अब मैं उसकी ज़िंदगी का सवालिया निशान बनकर नहीं रहना चाहता। मैं उसे अलग ही ठीक हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। राकेश के इतने समझाने के बावजूद भी उसने इनकार कर दिया। यार, आज उसका बर्थडे है, बेचारी खुश हो जाएगी। क्या तुम उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? मुझे किसी की खुशियों से कोई लेना-देनी नहीं है। वो खुशी जब मैं इनकार कर चुका हूँ तो मतलब साफ़ है कि मैं नहीं जानना चाहता। तुम लोग मुझे बार-बार क्यों कह रहे हो? अच्छा ठीक है यार, मत जाओ, लेकिन अपने दिल से पूछ लेना, हो सकता है तुम्हारा दिल वहाँ जाना चाहता हो। और वैसे भी तुम परी को लेने वहाँ जाने ही वाले हो, तो उसे शार्फ अपने साथ वापस लेकर आएगा। उसने फ़ौरन ही उनकी गलतफ़हमी को दूर किया। क्यों, शार्फ क्यों लेकर आएगा? शार्फ वो का भाई है जो उसके सारे मेहमानों को घर तक ड्रॉप करेगा। खुशी फ़ौरन आग में तेल लगाने वाला काम करने लगी। बकवास बंद करो, अपनी बीवी को मैं खुद लेकर आऊँगा, मुझे किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से उठते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। प्यारी बहना, तुमने ये सारे काम कहाँ से सीखे हैं? राकेश उसे पूछने लगा। सीखने की ज़रूरत ही नहीं है प्यारे भाई, मेरे पास एक ये है, वो अपने दिमाग पर उंगली रखते हुए बोली। क्या तुम मुझे बेअकल कह रही हो? राकेश ना से उसे देखते हुए पूछने लगा। कहने की ज़रूरत है, वह वहाँ से भागते हुए बोली, जबकि राकेश उसके पीछे ही भागा था। 12 होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। ना तो बर्थडे मनाई गई थी और ना ही किसी ने दोबारा केक कट करने का जिक्र किया था। बच्चे भी खाना खाकर सो गए थे। वैसे तो शार्फ ने कहा था कि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ शार्फ की बीवी, उसका बेटा, 2 आदमी और अपनी फैमिली के साथ थे। वह बहुत वक्त हो गया। मेरे ख़्याल में अब मुझे चलना चाहिए। आहिर सारम को बोलना पड़ा। हाँ, अब चलना चाहिए, बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है। और वह भी उठते हुए बोली। रूह ने उन्हें मज़ीद रखने के लिए नहीं कहा था, शायद वो भी नाउम्मीद हो चुकी थी दर की तरफ से। रूह, ये तुम्हारे लिए है, और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। सारम उसे गिफ्ट देते हुए कहने लगा। हर इंसान अपनी कदर खुद करवाता है, लगता है दर की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम ज़बरदस्ती मत करो, अगर वो तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये भी तो हो सकता है कि दर्क अपनी ज़िंदगी में इतना आगे जा चुका हो कि अब उसकी ज़िंदगी में किसी बहन के लिए जगह ना हो। उसे भूल जाने में ही तुम्हारी बेहतरी है, तुम्हारी भी और तुम्हारी फैमिली की भी। आगे बढ़ो। पुरानी चीज़ों को देख देख कर दुखी होने से बेहतर है कि नई चीज़ों के बारे में सोचा जाए। तुम्हारे आगे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है? अगर वो नहीं मानता तो मैं अपनी बीवी, अपनी बहन तो ठीक है, रहने दो उसके हाल पर। उसको अपनी बहन की आंखों में नमी देखकर वो खुद ही बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया था, जबकि उसे अपने सीने से लगाते हुए दर्द पर भी बहुत उसे गुस्सा आ रहा था। क्या जाता अगर 10 मिनट निकाल कर आ जाता तो? लेकिन नहीं, उसे तो अपनी नाक प्यारी थी, वो क्यों आता उसके लिए? उसके जज्बात, उसके दर्द, दुख, तकलीफ से उसका भला क्या वास्ता था? वो तो था ही पत्थर दिल। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो मुझे? हिज़र का बार-बार फ़ोन आना उसे परेशान कर गया था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाते हुए काफ़ी गुस्से से कहा, "आ जाओ यार, क्यों तंग कर रहे हो उसे? वो तुम्हारी वजह से उदास बैठी है। आज उसकी सालगिरह है। आज के दिन तो मत करो उसके साथ ऐसा।" वो जैसे उसके लब और लहजे पर तड़प उठा था। "देखो हिज़र, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे या तुम्हारी भांजी से, मेरा कोई लेना-देना नहीं है। फ़िज़ूल में मुझे कोई क्यों घसीट रहे हो? खुद में मुझे नहीं है इंटरेस्ट तुम्हारी पार्टी में आने का, और ना ही मुझे शौक है उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने का। तुम बेफ़िक्र रहो। मैं तुम्हारी सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। मैं समझ गया था कि उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुके हो। तुम बेहतर है कि मुझे बार-बार फ़ोन मत करो।" वो बहुत गुस्से से बोला था। "मैं गलत था दर्क, मुझे माफ़ कर दो यार, कम से कम उसके साथ ऐसा मत करो। तुमसे वो बहुत प्यार करती है, लगता था कि उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा साथ चाहती है, हर बहन की तरह। वो भी तुम्हें बहुत मिस करती है। उसकी ज़िंदगी में कितने ही लोग क्यों ना आ जाएँ, खून का रिश्ता सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही है उसका।" वो उसे समझा रहा था, जबकि उसके अल्फाज़ दर्द के लबों पर ज़ख्मी सी मुस्कुराहट ले आए थे। "अच्छा, तो पता चल गया कि उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो मेरी रगों में बहने वाला खून एक तवाइफ़ का है। भूल गए मैं किसका बेटा हूँ?" आप भी तंज़िया अंदाज़ में बोला। "दर्द, मैं सिर्फ़ रूह की ज़िंदगी में मज़ीद कोई मसला नहीं चाहता था, इसलिए बकवास की थी। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर कहोगे तो पैर भी पकड़ लूँगा। मत सताओ उसे, वो पहले ही रिश्तों के लिए तरसी हुई है। मत तकलीफ़ दो उसे। आ जाओ यार, प्लीज़ आ जाओ। आज का दिन बहुत बुरा गुज़रा है उसका। तुमसे बहुत वो प्यार करती है। प्लीज़ एक बार रूह के लिए ना सही, नूर के लिए आ जाओ।" वो अभी कह ही रहा था कि फ़ोन बंद हो गया। हिज़र ने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा, जहाँ कॉल बंद हो चुकी थी। वो सिर्फ़ अफ़सोस से सर हिला गया। आज उसे अपने अल्फ़ाज़ पर खुद गुस्सा आ रहा था। वो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था, सिर्फ़ उसे रूह से दूर रखने के लिए सारी बकवास कर गया था, लेकिन बाद में वो बहुत शर्मिंदा था। उसने बहुत बुरे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया था। वो उसे तवाइफ़ का बेटा तो बोल बोल चुका था, लेकिन इस हकीकत से वो अनजान नहीं था कि क़य्यूम हलील ने उसकी माँ से निकाह किया था। वो उसे नाजायज़ बोल आया था, ये जानते हुए भी कि वो नाजायज़ नहीं है। वो जानता था कि हिज़र वो पहला शख़्स है जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। वो क़य्यूम हलील को भी अपनी नफ़रत के काबिल नहीं समझा था, लेकिन हिज़र के साथ उसका नफ़रत का रिश्ता था, और हिज़र से नफ़रत करने के लिए उसके पास कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह थी। सारम और शाफ़ उसे समझा कर अब उठने ही लगे थे कि अचानक ही पीछे उन्हें आहट महसूस हुई। रूह ने यकीनी से उसे देखा। वहाँ मौजूद सब लोगों ने के लिए ये एक झटके से कम नहीं था। रूह के चेहरे की उदासी मुस्कुराहट में बदली। अगले ही लम्हे सोफ़े से उठकर सीने से उसके आ लगी।
सिर्फ अपनी बीवी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, किसी का बर्थडे मनाने के लिए नहीं, उसने बताना ज़रूरी समझा। रूह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। परी को उसका अंदाज़ बहुत उसका परी को उसका अंदाज़ से बहुत बुरा लगा। वो क्यों सबको तकलीफ़ देता है? एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। वो उसका हाथ थामते हुए उसे केक करीब ले आई और उसने बेहद खुशी से सब की मौजूदगी में केक काटते हुए यारम की जानिब देखा तो उसने केक काट कर पीस उसकी तरफ किया। उसने इशारे से दर्द को देखने के लिए कहा, उसको खिलाने के लिए कहा। उसने मुस्कुराते हुए पीस उसकी तरफ किया, दर्द की जानिब। तो वो उसका हाथ थाम गया, लेकिन रूह उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बिना वापिस उसके मुंह में डाल चुकी थी। इस वक्त वो कितनी खुश थी, शायद ही यारम के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता था। वो उसके लिए आ गया था। रूह के लिए उससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं थी। ये लो तुम्हारे लिए, बेफिक्र रहो, ये कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। उसकी आरी लम्हात में एक वो लॉकेट उसके हवाले करते हुए बोला, तो जिसे रूह को यकीन ही ना आया हो कि इसके हाथ में मौजूद लॉकेट उसकी माँ का था। वो परी को इशारा करते हुए खामोशी से वहाँ से निकल गया, जबकि रूह बेयकीनी से अपने हाथ में पकड़े हुए लॉकेट को देख रही थी। वो अभी बाहर निकला ही था कि हिजर उसके पीछे चला गया। उसे देखते ही रुक गया, जबकि वो बिना उससे कोई और बात किए उसे अपने सीने से लगा चुका था। वो अभी बाहर ही निकला था कि हिजर उसके पीछे चला आया। उसे देखते ही रुक गया, जबकि वो बिना उससे कोई और बात किए अपने सीने से लगा चुका था। मैं गलत खुद दर्द में हमेशा गलत होता हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर फैसला गलत होता है और शायद तुम्हें अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है, मेरी सारी गलतियाँ सुधारने के लिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। और उसे अपने गले से लगाते हुए एक ही सांस में बोले जा रहा था। ये मत सोचना कि ये सारी बकवास उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे गुनहगार होगे। आई हेट यू, वो खुद से दूर करता सर मुखरी से बोला, लेकिन हिजर उसका लहजा पी गया था। आई लव यू टू, वो मुस्कुराते हुए अंदर चला गया, जबकि उसके आई हेट यू पर आई लव यू सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? चलो, वो गुस्से से कहता अभी उस पर झिड़क गया, तो वो खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। वैसे तो दर्क उसे पहले ही फ़ोन करके बता चुका था कि वो बाहर आएगा और वो खामोशी से उठकर बाहर आ जाए। उसके मूड को सोचते हुए परी ने उसकी आमद के बारे में किसी को नहीं बताया था। दर्क हम सोसाइटी वाले घर वापस कब जाएंगे? उसके सीने पर सर रखते हुए पूछने लगी। क्यों मेरी जान, वहाँ क्यों जाना है? उसे अपनी बाहों में भरते हुए वो उसके माथे पे लब रखता मोहब्बत से पूछने लगा। क्योंकि मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ दक्ष, मुझे उस घर में जाना है और वहीं पर रहना है। यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारा दिन अकेले ही गुजर जाता है। आप भी काम पर होते हैं, मैं सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। कोई होता ही नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। क्यों खुशी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? वो नहीं आती क्या यहाँ? आती है, ख्याल भी रखती है, लेकिन हम दोनों भी तो अकेले होते हैं, सारा दिन अकेले पड़ी रहती हैं। वो फिर मायूसी से बोली, मतलब कि अकेलेपन में खुशी शामिल हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। दो लोग अकेले नहीं होते परी, दो लोग मिलकर भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं और तुम, हम अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं ना, मुझे सोसाइटी वाले घर जाना है, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें सोसाइटी वाले घर जाना है, ठीक है, इंशाल्लाह हम एक हफ्ते के बाद वहाँ चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत अब पहले से ज़्यादा काफ़ी बेहतर है। आप तुम्हें ना तो बुरे ख्वाब आते हैं और ना ही खून में किसी किस्म का कोई मसला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कि हम कहीं घूमने फिरने बाहर जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे मुकम्मल इलाज के लिए मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाने का इरादा रखता हूँ। अमेरिका में तुम्हारा इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर मेथ्यूस भी वहीं पर ही हैं, वहाँ तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। बस यहाँ का कोर्स मुकम्मल हो जाए तो हम वहाँ पर तुम्हारा इलाज शुरू करवाएंगे। इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे न्यूज़पेपर कब से सुना रही हो तुम? वो उसका ध्यान हटाते हुए पूछने लगा। मुझे नहीं आती आपके न्यूज़पेपर, इटली और चाइना वाली एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता उनकी ज़बानों का, पता नहीं आप क्या सुनते रहती हैं। अच्छा छोड़ दो इटली और चाइना के न्यूज़पेपर को, हम एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। और उसके लबों को उंगलियों से छूता आहिस्ते से पटरी से उतर रहा था। जी नहीं, मुझे आपसे अपने बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे सख्त नींद आ रही है, बस सोना चाहती हूँ। वो उससे ज़रा दूर हटी करवट बदलने के लिए, जब अगले ही लम्हे दर्क ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ। उसके कान पर लब रखते हुए वो ना जाने क्यों आज उसे ये सवाल करने लगा। बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खलूस दियो, सिर्फ रोयाम से प्यार करती हूँ। अगर वक्त पर पैदा हो जाता तो आज वो मेरा शहज़ादा होता, लेकिन नहीं, वो तो वक्त पर पैदा हुआ ही नहीं। बस आप आ गए मेरी ज़िंदगी में। आप जैसे भी ही गुजारा कर रही हूँ मैं। मासूम, वो शरारत से कहती हंसी दबाते हुए बोली, तो दर्क ने मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे नसीब में यही खड़ूस दियो लिखा है, आप तुम क्या कर सकती हो? गुजारा करो। वो
उसके अंदाज पर परी मुस्कुराए बिना न रह सकी। अपनी शर्ट पर उसके हाथ की सख्त गिरफ्त महसूस करते हुए उसकी आंख खुल गई। वो फिर से ख्वाब के ज़ेरे असर बड़बड़ा रही थी। उसे ख्वाब में डरते देखकर फ़ौरन उसे अपने करीब करते हुए उससे डर से निकालने की कोशिश की थी उसने। रिलैक्स परी, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम बेकार में डर रही हो मेरी जान, कोई किसी को नहीं मार रहा, सब कुछ ठीक है। आंखें खोलो, देखो कुछ भी नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है, इस वक्त की कैद से बाहर निकलो। यूँ डरना, यूँ खौफज़दा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस डर से बाहर निकल आओ, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। वो उसे नींद से जगाते हुए कह रहा था, जबकि परी आंखें खोले बस उसकी बातें सुन रही थी। उसने जोया को मार डाला, जोया मेरी दोस्त है दर्द, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरी आंखों के सामने मार डाला जोया को, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। और फिर सबने जोया को बुला दिया। वो लोग कहते हैं कि जोया कभी थी ही नहीं, वो लोग कहते हैं कि जो ये सिर्फ मेरे ख्यालों में है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। झूठ बोलते हैं वो सब लोग, जोया है। आप मेरा यकीन करें दर्द, जोया है, मैंने देखा था उस आदमी को जोया को मारते हुए। वो अपना नाम भी बोल रहा था बार बार, वो कह रहा था कि पाशा किसी को नहीं छोड़ेगा, वो उसके खानदान को नाबूद कर देगा, वो किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह उसका बाप मरा है, उसी तरह उसके खानदान के हर एक फ़र्द को वो मार डालेगा। हाजरा आंटी ने मुझे बताया था, वो लोग मुझे ढूंढते हुए वहाँ आए, लेकिन फिर उसे अगले दिन हाजरा आंटी चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वो शहर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि मैं सच बोलती हूँ, जोया है। लेकिन फिर किसी ने जोया को कबूल ना किया। सब ने कहा कि मैं पागल हो रही हूँ, कोई मेरा यकीन नहीं करता। मैं सच कह रही हूँ, वो आदमी मुझे भी मार डालेगा, मैं भी मर जाऊंगी जोया की तरह, और फिर सब यही कहेंगे कि परी कोई थी ही नहीं, सिर्फ एक ख्याल था। वो बुरी तरह रोते हुए बोल रही थी। दर को उस पर तरस आने लगा, उसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। अब ये खेल खत्म होगा, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थाम कर खुद उठ खड़ा हुआ, अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। कहाँ चल रहे हैं हम दरकश, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, कौन से खेल की बात कर रहे हैं आप? वो उसके साथ जल्दी कन्फ्यूज़ होकर सवाल करने लगी। वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ जाना है, बेहद ज़रूरी। आज तुम्हारा डर हमेशा के लिए ख़त्म होगा, वक्त आ गया है तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाने का। आज कोई राज नहीं रहेगा। वो फ्लैट से बाहर निकलता, फ्लैट लॉक करते हुए इसे अपने साथ लेकर जाने लगा। हाँ यारम, वो लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं उन लोगों पर नज़र रखते हुए शार्प छुप छुपा कर उनकी गाड़ी के पीछे आता, साथ साथ यारम को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। हाँ तुम्हें नज़र रखो तुम, मैं भी आ रहा हूँ इधर ही। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मैं देखूंगा मेरा शक किस हद तक सही है। आज मैं दर को कुछ भी छुपाने नहीं दूंगा, या तो उसे सब कुछ सच सच बोलना होगा, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यारम फ़ोन रखता घर से बाहर निकल गया। शार फ़ोन बंद करने के बाद एक बार फिर से दर के पीछे पीछे उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। दर कमरात के इस वक्त कब्रिस्तान में क्यों चले, यहाँ से मुझे ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कुछ खौफजदा सी हुई, उसका हाथ थामने तकरीबन उसके साथ चिपकी हुई थी। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है परी, मैं आज तुम्हें तुम्हारे डर से निकालने के लिए यहाँ लाया हूँ। वो उसका हाथ थामे उसे आगे साथ चलने पर मजबूर कर रहा था। वो एक कब्र के सामने आकर रुक गया तो परी हैरत से उसे देखने लगी। ये किसकी कब्र है दर, क्या आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार है जो आप रात के वक्त मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं? वो उससे देखते हुए सवाल करने लगी। वो फातिहा पढ़ने के लिए हाथ उठाने ही लगी थी कि दर्क ने उसका हाथ थाम लिया। एक बात याद रखना तुम परी, ये कब्र उस इंसान की है जिससे तुम सारी ज़िंदगी सिर्फ नफरत कर सकती हो। ये तुम्हारे बाप के कातिल की कब्र है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये पाशा है, वही पाशा जिसने जोया का कत्ल किया था, वही पाशा जिसने ना जाने कितने मासूम बच्चों के हाथ पैर और ज़बानें काट कर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, वही पाशा जिसने तुम्हारी माँ को आग में जला दिया, वही पाशा जिसके डर से तुम्हारे हॉस्टल वालों ने जोया की ज़ात को मिटा दिया। ये वो इंसान है जिसने तुम्हारे बाप को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया, तुम्हारे छोटे से 7 साल के मासूम भाई को टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये शख्स किस किस चीज़ का हिसाब देगा, ये वही जानता है। लेकिन आज तुम्हें अपने इस डर से आज़ाद होना होगा। पाशा मर चुका है, मर चुका है ये शख्स जिसकी वजह से तुम मर रही हो। हम सब ने मार डाला है उसे। वो अपने सीने से उसे लगाए सारी हकीकत बता रहा था। मेरे माँ बाप का कातिल मेरा भाई, मेरा तो कोई नहीं था दर्द, उसकी वजह से कोई नहीं था। यही वजह है तुम्हारे हर दर्द की, हर तकलीफ़ की। ये इंसान तुम्हारे बाप का कातिल है, उसने तुम्हारे भाई को मार डाला, उसने तुमसे जुड़े हर शख्स को मार डाला, फिर भी उसे सुकून नहीं आया। वो सदीक की तीनों बेटियों को मार देना चाहता था, उससे पहले ही हमने उसका काम तमाम कर दिया। कौन सदीक? क्या मेरे बाबा का नाम सदीक था? वो आंखों में आंसू लिए उससे पूछ रही थी। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता, हिजर मासूमा और शारवत के साथ यारम के साथ उस जगह तक आ चुके थे। अरे दर्द, तुम खामोश क्यों हो गए? बताओ उसे कौन था सदीक, कैसा था उसका बाप? तुम जानते हो उस लड़की को अस्पताल में देख कर ही मैं समझ गया था कि सदीक की बेटी है, लेकिन मैंने कभी इस बात को तुम पर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं उन्हें इस बात को तुम पर जाहिर किया तो जिस तरह तुम
ज़ेनी को लेकर गायब हो गई, इसी तरह तुम इसे भी लेकर गायब हो जाओगे। तुमने ज़ेनी को हमसे दूर छुपा कर रखा है। मैंने कभी इतराज़ नहीं किया क्योंकि वो मासूम बच्ची थी। मैंने हमेशा यही सोचा कि वो मासूम जितना हमारे कामों से दूर रहे इतना ही बेहतर है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि हम लोग ज़ेनी से अनजान थे। मैं जानता हूँ वो इस वक्त अलकॉरब गर्ल्स हॉस्टल में ज़ेर तालीम है। तुम उसकी परवरिश इतने अच्छे से कर रहे थे कि मुझे कभी तुम्हारे और उसके बीच में आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सदीक का बेटा इस हादसे में मारा गया था। सदीक की एक बेटी मासूमा उसकी खाला के पास थी, लेकिन सदीक 2.5 माह की बेटी तो गायब हो गई। ये तुम तक कैसे पहुंची? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। मैं पिछले 7 साल से इस लड़की की तलाश में था। जब 7 साल पहले पाशा के बाप ने मरते हुए ये कहा कि उसका बेटा सदीक की तीनों बेटियों को मार देगा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सदीक की तीसरी बेटी कहीं ना कहीं मौजूद है। सदीक के अपने मुताबिक उसकी दूसरी बेटी ज़िंदा थी, लेकिन वो खुद भी अपनी बेटी की पहचान से अनजान था। लेकिन ये तुम तक कैसे पहुंची? मुझे सब कुछ बताओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। और कितने राज छुपा के रखे हैं तुमने हमसे? उसका लहजा बेहद नरम था, लेकिन आंखों में सख्त मोहरी वहाँ से घूर रहा था। वो धर्क ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। माजी मुबारक को बेटी हुई है। नर्स ने एक प्यारी सी बेटी लाकर उनकी गोद में दी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। अल्लाह ने दूसरी रहमत दी थी जिसने उनके घर पर दस्तक दी। बाबा मैं भी मासूमा उछल उछल कर अपनी बहन को देखने की कोशिश कर रही थी, जबकि अरब खामोशी से खड़ा था। और अब बहन नहीं बल्कि भाई चाहिए था, लेकिन बहन आ जाने की वजह से वो उदास हो गया था। उसको दे दो बाबा, ये हमें नहीं चाहिए, हमें बुआई चाहिए। वो सदीक से कहते हुए एक नज़र उस मासूम सी परी को देखकर बोला, जो इतनी बुरी तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो लड़की थी। नहीं बाबा, हम नहीं देंगे, ये मेरी बहन है, उसे मैं समझा लूँगा, उसका ख्याल रखूँगी। मैं अपनी गुड़िया भी दूंगी। उसका मासूमा तड़प उठी थी अपने भाई की बात सुनकर। अच्छा अच्छा, तुम लोग लड़ो नहीं, और वैसे भी तो ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, उसे कबूल करना चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। वो अरब की तरफ देखते हुए बोले तो अरब मुंह फैलाकर बैठ गया। चलो अब माँ के पास चलते हैं, उस गुड़िया को भूख लगी हुई होगी। सदीक उनके करीब से उठते हुए बच्ची उठाकर अंदर ले गए। जबकि 4 साल मासूमा के चेहरे की खुशी नाकाबिले बयान थी, और 6 साल अरब कुछ मायूस सा था। लेकिन सभी जानते थे कि यह मायूसी सिर्फ कुछ लम्हात की है। जल्द ही वो अपनी बहन को कबूल कर लेगा। तुम्हें पता है छोटे से बेबी के हाथ और पैर इतने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, टच करो तो इतना अच्छा फील होता है। मैं तो जाऊंगी अभी अपनी छोटू सी बहन को टच करने के लिए। तुम तो नहीं आ रहे? तुम्हारा तो भाई था जो आया नहीं। मासूमा बड़े मज़े से बोली। उसका अंदाज लालच देने वाला था, जिसमें और आ भी गया था। इससे पहले कि मासूमा अंदर की जानिब जाती, वो भागते हुए खुद ही अंदर चला गया था ताकि उससे नई बेबी के हाथ पैर को वो पहले टच कर सके। अरे सदीक, तुम वापस पाकिस्तान कब आए? वो हैरानगी से उसे देख रहा था, जबकि इशारा करते हुए उन बच्चों को छुपाने की नाकाम कोशिश भी कर गया। मैं जब भी आया, लेकिन तुम तो अपने काम से बाज नहीं ना आए। पाशा, मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारा हाथ नहीं कांपता? क्या तुम्हारा दिल नहीं लरजता उन मासूम बच्चों की जुबान उनके हाथ पर काटते हुए? तमाम खुद एक बेटे के बाप हो, जबकि हमारे अंदर का बाप नहीं कांपता? बताना, उन बच्चों की तकलीफ़ से क्यों अपने लिए जहन्नुम बना रहे हो? हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, बस कर दो, बहुत हो गया ये सब कुछ। बाज आ जाओ, उनके सहारे बनो, उन्हें ज़िंदगी से मायूस ना करो। वो उसे समझाने की एक और कोशिश करने लगा। पाशा से उनकी मुलाकात दुबई में हुई थी। वो अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए नौकरी के सिलसिले में दुबई रवाना हो गए थे ताकि वो अपना कोई और कारोबार कर सके। लेकिन वहाँ पाशा, जो उनके इलाके का आदमी था, उसे देखकर उसका पीछा करने लगे। वहाँ जाकर उन्हें ये पता चला कि पाशा हैवानों से भी बदतर काम करता है। वो आगे पीछे के इलाकों से उन बच्चों को किडनैप करता, जिनका कोई सहारा नहीं होता, और उन्हें दुबई में लाकर उनके हाथ पैर और ज़बानें काट कर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देता। लोग तरस खाकर जो पैसे देते उससे अपना धंधा चलाता था। सदीक को भी इस काम के लिए बहुत सारे रुपयों की ऑफ़र हुई थी, लेकिन वो इन पैसों पर लानत बेचते हुए पाशा को पुलिस के हवाले कर चुके थे। उन्हें लगा था पाशा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो एक बार फिर से उन्हें कामों में लगे, इन्हें फिर से मिला, लेकिन पुलिस की मार खाकर पाशा ने उन सब कामों में वक्ती तो तौबा कर ली, लेकिन वो फिर भी ना सुधरा। यहाँ तक कि अब तो उसका काम पाकिस्तान से बाहर और बहुत सारे इलाकों तक जा चुका था। बस करो पाशा, ख़त्म करो ये सब कुछ, ज़रा अपनी आहरत के बारे में सोचो। समझाने की वो नाकाम कोशिश करने लगे। वो जानते थे ये आदमी कभी नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। अबे बस यार, बहुत हो गया, बहुत सुन लिए तेरे ड्रामे, बस ख़त्म कर और निकले यहाँ से। और ये ना हो कि मेरी नज़र तेरे बच्चों पर पड़ जाए। ये ना भूल के तेरे भी 3 बच्चे हैं। आप अगर तूने मेरे काम में दखल अंदाजी की तो पाशा सीधा तेरे बच्चों को उठा लेगा। और तो ये मत भूल के कोई कानूनी काम तो भी नहीं करता, और कितने लोगों को गैर कानूनी तरीके से दुबई लेकर गया है, सबका हिसाब है मेरे पास। वो अपने काम से तौबा करने के बजाय उन्हें धमकाने पर आ गया। अब तुम्हारा इलाज पुलिस ही करेगी, वो जैसे फैसला करते हुए बोले। उन्हें ऐसे लोगों से नफरत थी जो अपने मफाद के लिए दूसरों को वक्त मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं। चंद साल पहले छोटे बच्चों
उसको काम पर रखने के लिए मना कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास होते ही न जाने कितने यतीम और गरीब बेरोज़गार हो गए। उन लोगों की मदद के लिए सदीक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। आज से तकरीबन 3 साल पहले वो 12-13 साल के चंद बच्चों को हमेशा के लिए गैर कानूनी तरीके से दुबई ले गई। ये तरीका तो गलत था, लेकिन इससे कहीं सारे घरों की रोज़ी-रोटी का सिलसिला शुरू हो गया और इसके बाद भी वो गलत काम से बाज़ नहीं आए, बल्कि ये सिलसिला चलता ही रहा और आज ना जाने कितने घरों का जो उनकी वजह से घरों का चूल्हा उनकी वजह से जलता था। उन्हें अपने काम पर किसी किस्म का कोई भी पछतावा नहीं था।